नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरे दूसरे चैनल जैक एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। नए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में शामिल हों। आज हम एलएसीड मानहवा का 108वां एपिसोड समझाएंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। प्रोफेसर पूछता है क्या कर रहा है। वो कहता है सुनिश्चित कर रहा है कि वो न बचे। लेकिन वो इन पर हमला करने से पहले प्रोफेसर उस पर पीछे से हमला करता है और मना करता है। वो उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि उसका अनुमान सही था, वो उसका शिष्य है। वो पूछता है कैसे उसने ऐसी बात छिपाई और उस पर हमला करने की हिम्मत भी की। जब उच्च अधिकारियों को पता चलेगा तब वो और उसका शिष्य नरक से गुजरेंगे। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि उन्हें पता नहीं चलेगा अगर वो उसे यहीं मार दे। लोबर्न जोर से हंसता है और कहता है कि उसकी शक्ति भले ही आक्रामक ना हो, पर उसका कोई मौका नहीं, खासकर जब उसकी जागृत शक्ति सीमित है। वो उसे एक गोली देता है और कहता है कि इसे लो, इससे तुम्हारी जागृत शक्ति बरकरार रहेगी। मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। प्रोफेसर सोचता है कि वो सही है, क्योंकि वो दवा लेने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा न होता तो उसका पहला हमला लोबर्न के लिए घातक होता, और वो सोचता है कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि उसे लोबर्न को खत्म करना होगा ताकि वू इन के उसका शिष्य होने की बात छिपी रहे। प्रोफेसर अपनी जागृत शक्ति निकालता है और वो पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करेगा। वो बताता है कि सिर्फ वही नहीं है जिससे उसे निपटना है। वो वू इन पर अपनी जागृत शक्ति का प्रयोग करके उसे प्रोफेसर के खिलाफ लड़ने के लिए सम्मोहित करता है। देखने से वो समझता है कि प्रोफेसर अपने शिष्य की बहुत परवाह करता है और उसे यकीन है कि उससे लड़ना बेहतर होगा। प्रोफेसर पुकारता है और उसे होश में आने को कहता है, पर वो शक्ति जुटाकर प्रोफेसर पर हमला करता है। प्रोफेसर हमला टालता है और लोबर्न कहता है कि वो उम्र के हिसाब से काफी मजबूत लगता है। वो फिर वू इन को पुकारता है, पर वो नहीं सुनता और दोबारा हमला करता है। उसने जमीन में छेद कर दिया है और लोबर्न उससे काफी प्रभावित दिखता है। वो सोचता है कि इस उम्र में इतनी ताकत उसे हर हाल में अपने साथ ले जाना होगा। वू इन फिर हमला करता है और प्रोफेसर सोचता है कि पहले उसे काबू में लाना होगा। हमला बचाते हुए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। सोचता है वो इतना मजबूत होगा, नहीं जानता था। वो इनको हराने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी होगी, पर उसकी शक्ति ज्यादा लगती है। दोनों के हमले टकराते हैं। प्रोफेसर ने उसे पछाड़ा और हमला किया। वह दुखी है कि फिर से उसे चोट पहुंचा रहा है। उसने वादा किया था ऐसा नहीं करेगा, पर उसकी खातिर अपना वचन तोड़ता है। अचानक वू इन फिर से हमला करता है और उसके चेहरे पर मारता है। प्रोफेसर हैरान है कि वह हमला करता है, जबकि लोबर्न मुस्कुराता है उन्हें लड़ते देख। इस बीच मिस्टर पार्क वहां आते हैं और पूछते हैं कि उनके क्षेत्र में हंगामा मचाने की हिम्मत कैसे हुई। वह चौंक जाता है कि वू इन प्रोफेसर पर हमला कर रहा है और कुछ अजीब लग रहा है। प्रोफेसर बताता है कि वू इन नियंत्रित है और वे एक दूसरे को घूरते हैं। लोबर्न पूछता है कि वह कौन है, क्या शिन्युवा या संघ से है। वह खुद को संघ का स्योंगा पार्क बताता है। लोबर्न कहता है उसने नाम नहीं सुना, जागृत के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुआ। वह पूछता है क्या वह अकेले होने पर भी इतना बड़ा प्रवेश करता है, जबकि मिस्टर पार्क कहते हैं कि वह अकेले ही उसे हराने के लिए काफी है। लोबर्न उस पर हंसता है और कहता है कि वह घमंडी है और इस देश में काफी ताकतवर होगा। प्रोफेसर कहता है कि वह वू इन की देखभाल करेगा ताकि वह उससे निपट सके। श्री पार्क को याद आता है जब उनके लोगों ने बताया कि उन्होंने कोई एजेंट नहीं खोया और उनके घाव भी ज्यादा गंभीर नहीं थे। देखना होगा कि वे वाकई इससे उबर पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी सब ठीक है। इसका मतलब है कि प्रोफेसर का इरादा एजेंटों को मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था और अब वह मदद करने को तैयार है। प्रोफेसर धन्यवाद देता है। लोबर्न पूछता है क्या हुआ, वह उसके खिलाफ इतना कमजोर क्यों हो गया। प्रोफेसर कहता है कि उसकी बात मान लो, उसके पास तुम्हारी फिक्र करने का वक्त नहीं होगा। उसे पता नहीं था कि यहाँ के जागृत लोग उनकी सुनी बातों से बिल्कुल अलग हैं। लोबर्न अनजान बनता है और पूछता है कि वह क्या बकवास कर रहा है। इस बीच प्रोफेसर तेजी से वू इन को लेकर चलता है। सोचता है कि लोबर्न से दूर रहना होगा ताकि वह वू इन को परेशान न करे। लोबर्न पीछा करने लगता है जब श्री पार्क रुकते हैं और कहते हैं कि वह एक सवाल पूछेंगे। फिर वह अपने हाथ में ऊर्जा इकट्ठा करता है और उसे छोड़ देता है। यह बड़ा दबाव बनाता है और वह इसे सहन नहीं कर पाता। वह हैरान है कि उसने सिर्फ हाथों से पूरी जगह अलग कर दी। और मी पार्क पूछते हैं क्या उसने ही संघ पर हमला किया और गड़बड़ मचाई। वह उस पर सम्मोहन का प्रयोग करने की कोशिश करता है, पर मी पार्क तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और उस पर बर्फ फेंकते हैं। वे पूछते हैं क्या उसे लगता है कि वे उसे मन नियंत्रण करने देंगे। वे कहते हैं यह उनकी शक्ति है जिससे उन्होंने संघ पर हमला किया। लोबर्न हैरान होकर कहता है कि वह एक अनजान व्यक्ति है। वह तेजी से घूमता है और पूछता है कैसे उसे नीचा दिखाने की हिम्मत हुई। फिर वह पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मी पार्क जमीन पर मुक्का मारते हैं और एक ही वार में उसे हरा देते हैं। उनका बर्फ का अवरोध बड़ा क्षेत्र बनाता है और दुश्मन को हराता है। उसी समय प्रोफेसर वून को लेकर भागता है, पर वह उसे दूर फेंक देता है। वह गिरकर सोचता अगर वक्त पर न हटता
तो खुद भी घायल होता। वून लोबर्न के वश में है, शक्तियों का उपयोग करते समय अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करता। वह उसकी चिंता करता है और सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। वह याद करता है जब उसने पूछा था कि वह हमेशा वहां बिना कुछ किए क्यों रहता था। उसने कहा था, जाकर खेलो, मदद नहीं चाहिए। पर वह चुपचाप वहीं रहा। फिर वह उसे देखने आने को राजी हुआ और वे साथ में काम करने लगे। वह सोचता है वून के लिए बेहतर होगा अगर वह यहीं उसके हाथों मर जाए। वह सोचता है कि वून के लिए वह बेकार कचरा है और उसके सामने अपनी रक्षा छोड़ देता है। वून फिर हमला करने वाला था, तभी कडेन वहां आकर उसके कंधे पर कूद गया। वह उसे पंजे से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। प्रोफेसर उसे कडेन के रूप में पहचानता है। गुस्से से कंधा पकड़कर पूछता है, क्या हुआ? वह पूछता है कि उसने वू के हाथों मरने की कोशिश क्यों की और वह इसके साथ कैसे जी पाएगा। इसके बाद जीवू अपने दोस्त को पीड़ित देखकर ठीक नहीं रहेगा। वह धमकी देता है, कहता है कि अगर वह फिर आत्महत्या करेगा तो उसे पकड़ेगा और हर हाल में सतर्क रहने को कहता है। वह उसे धमकाता है और पूछता है कि क्या वह सुन रहा है। वह जाते हुए कहता है कि उसके शब्दों को याद रखना। कुछ देर बाद मिस्टर पार्क वहां आते हैं और पीछे से उसे बुलाते हैं। वह पूछता है कि क्या उसने वून को हरा दिया और वह देखता है कि कडेन पीछे से उसे देख रहा है। वह उसे बताने की कोशिश करता है कि वह उसे लगातार देख रहा है और वह मिस्टर पार्क को बुलाकर उसे वापस संघ ले जाने को कहता है। बाद में इन ह्यूग जी योंग को बताता है कि क्लेन भाई हिरासत में हैं, पर उनके पास कुछ नया नहीं है। लोबर्न को संघ ने ले लिया, पर वह बुरी हालत में है, इसलिए पूछताछ टाल दी गई है। लगता है सेयोंगा खुद पर काबू नहीं रख पाया जब उसे पता चला कि लोबर्न ने यूनियन एजेंटों को नुकसान पहुंचाया था। वह बच्चों की हालत पूछती है और वह बताता है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक होने में वक्त लगेगा, पर वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद वह श्री सुमन के पास जाती है। वह उनसे माफी मांगती है कि उन्हें इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनकी वजह से शिनहुआ और यूनियन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कई एजेंटों की जान बचाई। वे कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वे मदद कर पाए और वे वहां से गुजर रहे थे। उनका मानना है कि अगर लोबर्न ने शिनहुआ या यूनियन को और नुकसान पहुंचाया होता तो डेगडू मुसीबत में पड़ जाता। इन ह्यूग कहता है कि क्लेन भाइयों से लेकर लोबर्न तक अंतरराष्ट्रीय अपराधी देश में घुस आए। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। उसी समय श्री पार्क प्रोफेसर की जांच करता है और पूछता है कि क्या वे कृत्रिम जागृत लोग बनाने के शोध में मदद करने आए थे। वह कहता है कि वे हमेशा से उसे इसी कारण चाहते थे, क्योंकि क्लेन भाइयों से जो उसे खोजने आए थे संपर्क टूट गया था। इसलिए उन्होंने लोबर्न को भेजा, जो लड़ाई से ज्यादा इस तरह के काम के लिए उपयुक्त है। श्री पार्क पूछता है कि जब उसने संघ से सौदा किया था तो लोबर्न के साथ क्यों मिल गया। वह पूछता है कि क्या यह वून की वजह से था और वह चुप हो जाता है। पार्क कहता है कि वह तभी मदद कर सकता है जब वह जवाब दे। वह कहता है कि वून की वजह से था क्योंकि वही है जिसने यह सब शुरू किया, लेकिन वह वून की सुरक्षा के लिए लोबर्न के साथ गया ताकि वून को अगला निशाना या बंधक न बनाया जा सके। वह बताता है कि जब से वह वून से मिला उसने अपनी मृत बेटी के सपने देखना बंद कर दिया। वून की वजह से वह बिना सपने के सो गया। अब उसे अपनी बच्ची को बीमारी के दर्द से रोते देख असहाय महसूस नहीं करना पड़ता था। उसने सोचा कि सही उपकरण और सामग्री होती तो प्रयोग तेजी से हो सकते थे। उस पल जागृतों पर उसका गुस्सा कम हुआ, जिन्होंने कई बीमारियों के इलाज का मौका छीन लिया था। वून की वजह से वह धीरे धीरे अपनी बेटी की मौत से पहले की स्थिति में लौट पाया। उसने वून को पास आने से रोका क्योंकि फर्श पर कांच के टुकड़े थे जो खतरनाक हो सकते थे। फिर उसने वून को बल नियंत्रण सिखाया और उसकी उपलब्धि की सराहना की। वह अपनी गलती मानता है और कहता है कि उसने गलत किया तो वह परिणाम भुगतेगा और वून को इससे बाहर रखने का अनुरोध करता है। श्री पार्क कहते हैं कि यह उतना आसान नहीं है क्योंकि उसने संघ को धोखा दिया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। वह कहता है कि वून इससे अछूता नहीं रह सकता, जबकि प्रोफेसर कहते हैं कि वे संघ में अपने प्रभाव से इसे संभाल लेंगे। दूसरी ओर वे सभी शिनोजा अस्पताल में भर्ती हैं और जी सुक कहता है कि उसका पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। सुबन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि वह घंटों से बच्चे की तरह छोटे छोटे घावों पर रो रहा है। जी सुक गुस्सा होकर कहता है कि उसका हाथ कोहनी से नीचे मुड़ गया था और वह रोई होती। वह जवाब देती है कि उसकी कई पसलियां टूटी हैं और एक ने उसके फेफड़े को छेद दिया है। जी सुक कहता है कि वह जल गया और क्लेन भाइयों ने भी उस पर अपने हाथ के निशान छोड़े हैं। इस बीच जी वू और कादिन बस उन्हें लड़ते और गाली देते हुए देख रहे हैं। कुछ समय बाद वे वून को कमरे में ले जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसकी खोपड़ी और गर्दन में फ्रैक्चर है, इसलिए उसे पूर्ण बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि लगता है उसके सिर पर जोरदार हमला हुआ था। कादिन को याद आता है कि वही था जिसने उस पर हमला किया था। वे उसकी हालत को लेकर चिंतित हैं और सोचते हैं
कि वह इतना ज्यादा क्यों पीड़ित है। कुछ देर बाद वून होश में आता है और वे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह जवाब देता है कि थोड़ा आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। वह सबसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने सुना कि वे क्लेन भाई से भिड़े और बुरी तरह घायल हुए। अच्छा है कि उन्होंने उसे हरा दिया, वरना वे सब मर सकते थे। वह फिर माफी मांगता है। जी सुक कहता है कि अस्पताल के बिस्तर पर ऐसा कहना मजाकिया लगता है। सुबन कहती है कि वह उत्सुक थी कि वह इतनी गंभीरता से क्या कहेगा। जीवू उसके पूछता है कि क्या वह प्रोफेसर से मिला। उसे याद आता है कि पिछली बार मिलने पर उसने बाद में मिलने का वादा किया था। वह बताता है कि प्रोफेसर से मिला और जीवू खुश है क्योंकि वह खुश है। इस बीच कादिन जम्हाई ले रहा है क्योंकि उसने घंटों से झपकी नहीं ली। अगले दिन शिक्षक आकर चौंक गए कि चारों का एक्सीडेंट हो गया। वह पूछता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर ने क्या कहा। सुबन कहता है कि जल्द छुट्टी मिलेगी। शिक्षक ने माफी मांगी कि उलझन में पहले स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। वे पहले भी कई दुर्घटनाओं में पड़ चुके हैं, पर सुबन के लिए यह पहली बार है। इनहाइक ने बताया कि उसने स्कूल को उनकी चोटों का सही बहाना दिया। शिक्षक जी सुक को बुलाकर कहता है, यह तीसरी बार है। वह अनजान बनने की कोशिश करता है। फिर वह जी वू को फोन कर कहता है कि यह दूसरी बार है और वह शर्मिंदा है। इनहाइक वहां आता है और शिक्षक पूछता है क्या उसने ही फोन किया था। वह बताता है कि बच्चों के बारे में कई बार फोन किया, इस बार भी। शिक्षक चिंतित है कि वह हमेशा बुरी खबर के लिए ही फोन करेगा। वह कहता है कि स्कूल लौट रहा है, छोटी सी मुलाकात के लिए आया था। वह सलाह देता है कि आराम करें, स्कूल में फिर मिलेंगे। इनहाइक कहता है कि लगता है वे तेजी से ठीक हो रहे हैं। कादिन जम्हाई लेता है, तब वह उसके मुंह में ट्रीट डालकर खाने को कहता है। फिर जीवू से कहता है चेयरवुमन मिलना चाहती थीं पर व्यस्त हैं। जीवू कहता है वह चल सकता है। जीसुक कहता है वापसी में कुछ खा लेना। वीडियो समाप्त। अगले भाग के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और नई सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी।